हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, तो आज इस सीरीज़ में हम फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो आओ चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जैसे नाम हमने बताया, समकालीन दक्षिण एशिया, तो इसमें एक बार हम ये जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। ठीक है। बांग्लादेश के बाद हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। एंड नेपाल के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। ठीक है। तो इन एक दो तीन चार चार देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एक बार हमें ये जान लेना जरूरी है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आ रहे हैं। तो दक्षिण एशिया में सबसे पहले आएगा पाकिस्तान। उसके बाद आएगा इंडिया यानी भारत। उसके बाद आएगा नेपाल। उसके बाद आएगा भूटान। उसके बाद क्या आएगा, बांग्लादेश। उसके बाद आएगा श्रीलंका। और उसके बाद आएगा मालदीव। तो टोटल 7 कंट्रीज आती है। ये कंट्रीज हमें याद होनी चाहिए। तो आओ चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। तो पाकिस्तान में क्या है कि कभी कभी तो डेमोक्रेसी आ जाती है, लोकतंत्र आता है, और मैक्सिमम टाइम वहाँ पे सेना की तानाशाही चलती है, प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। तो पाकिस्तान के संविधान के बनने के बाद जनरल अयूब खान ने प्रशासन संभाला और जल्द ही निर्वाचित हो गए। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड हो गए। अब वो भैया है तो मिलिट्री लीडर, पर अपने रूल को सही ठहराने के लिए, उस जिससे जनता के बीच में उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए, उनकी जो स्वीकार्यता बढ़ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने आप को निर्वाचित इलेक्टेड करवा के बिठा देते हैं कि भैया हम तो चुने हुए आए, जनता ने चुना है हमको। अपने शासन से असंतुष्टि के कारण उन्होंने पद त्याग दिया और जनरल याह्या खान के नेतृत्व में सेना ने सत्ता को संभाल लिया। तो यहाँ पे जनरल याह्या खान को याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश का जो युद्ध होगा वो जनरल याह्या खान के अंडर में हुआ था। तो याह्या खान के शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट और 1971 में भारत के साथ युद्ध का सामना भी करना पड़ा। अब जब 1971 में 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध हार गया, बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गई, तो वहाँ के लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई कि नहीं भाई, मिलिट्री रूल नहीं, हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो क्या होगा फिर 1971 के बाद 1971 से 77 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी। भुट्टो सरकार 1977 में जनरल जिया उल हक ने हटा दिया, फिर से जनरल आ गए, फिर से मिलिट्री रूल आ गया। 1982 में पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। और 1988 में क्या होता है, बेनजीर भुट्टो कौन है, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई। उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ा। अब फिर क्या होता है, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमान संभाली और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटा दिया। यानी फिर से जनरल रूल आ गया, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद कौन आए थे, नवाज शरीफ आए थे। और 1999 में 1999 में क्या होता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा देते हैं और खुद पावर कैप्चर कर लेते हैं। और एक बात और याद रखने की, कारगिल वॉर भी 1999 में ही हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2001 में स्वयं को राष्ट्रपति निर्वाचित करवाया। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि भैया है तो वो मिलिट्री रूलर ही, पर अपने रूल की एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि इलेक्टेड हो जाते हैं, कि हमें तो निर्वाचित करके जनता ने भेजा है। पाकिस्तान में सेना का शासन जारी रहा। हालांकि सेना के शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक छवि देने के लिए कुछ चुनाव भी करवाए। 2008 से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता पाकिस्तान पर शासन कर रहे हैं। अगला कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले क्या कारण है, भाई क्यों होता है बार बार ऐसे ट्रांजिशन के, कभी लोकतंत्र आ जा रहा है, कभी सेना आ जा रही है। तो सबसे पहले है कि वहाँ पे सेना का बहुत रूल है। धर्म गुरुओं का बहुत रोल है सोसाइटी में। जमींदार जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो कभी नहीं चाहता कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, क्योंकि वो फिर लैंड रिफॉर्म करेगी, उनसे जमीन छीनेगी, गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इससे अच्छा तो वो चाहते हैं मिलिट्री रूल ही रहे। तो सेना, धर्मगुरु और जमींदार अभिजात वर्ग के सामाजिक वर्चस्व के कारण ही निर्वाचित सरकारों को बार बार तख्तापलट हुआ है और सैन्य सरकारें स्थापित हुई हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सैन्य समर्थक समूह और भी शक्तिशाली हुए। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बोलते हैं कि भैया ये जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, ये आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी पाकिस्तान, भारत से आपको सिर्फ सेना ही बचा सकती है, तो सेना के साथ ही रहो। ये समूह राजनीतिक दलों और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरोधी थे। भैया ये तो करप्ट लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, इनके साथ जाने का कोई फायदा नहीं। सेना ही आपको एक प्रोटेक्शन वाली लाइफ दे सकती है, एक ऐसी लाइफ दे सकती है जहाँ पे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सैन्य समर्थक समूह ने अक्सर कहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक दल और लोकतंत्र अपूर्ण है, यानी वो अच्छे नहीं है, और स्वार्थी दलों और अव्यवस्थित लोकतंत्र से पाकिस्तान की सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा, कि भैया वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर नहीं पाएंगे। लोकतांत्रिक शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के अभाव ने सेना के वर्चस्व को और भी बढ़ा दिया। यानी जैसे कई बार यूएसए होता है ना, वो लिबर्टी वाला झंडा लेके चलती है कि भैया हम तो तुम्हारे देश में डेमोक्रेसी लेके आएंगे, वो पाकिस्तान में नहीं लेके आता झंडा वंडा, क्योंकि पाकिस्तान में सेना के रहने से अमेरिका को अपने फायदे। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लेकर। पाकिस्तान में सैन्य प्रशासन को पश्चिम और दक्षिण एशिया में
पश्चिमी हितों के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। यानी अगर आपको वेस्ट एशिया और साउथ एशिया पे निगरानी रखनी है तो आपको एक बेस तो चाहिए, तो वो बेस पाकिस्तान प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज बोलती भी नहीं है कि भैया यहाँ पे डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी छोड़ो, अगर मिलिट्री रूल है तो रहना, तो हमारा फायदा उसी में ही। तो हर कोई अपना ही फायदा देखता है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बांग्लादेश में लोकतंत्र। कि बांग्लादेश 1947 से लेकर 71 तक पाकिस्तान का एक हिस्सा था, जिसमें ब्रिटिश भारत से विभाजित बंगाल और असम के क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व, यानी जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश पे, जो ईस्ट पाकिस्तान होता था पहले, उस पर अपनी एक भाषा थोपते थे, उर्दू थोपते थे। जबकि ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले, पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, वहाँ पे रहने वाले लोग मैक्सिमम बंगाली बोलते हैं। तो बोलते हैं कि भैया उर्दू हमें समझ ही नहीं आती, तो हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रही है, तो उसके अगेंस्ट ही वो विरोध करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व, जैसे कि उर्दू भाषा का थोपना, बांग्लादेश के आम लोगों ने कड़ा विरोध किया कि नहीं भैया हम नहीं थोप सकते। बंगाली संस्कृति और भाषा के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ विभाजन के बाद ही देश में विरोधी प्रदर्शन स्पष्ट थे कि भैया नहीं, हमें अलग ही देश बनाओ जहाँ पे हमारी भाषा की रिस्पेक्ट की जाए। न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सत्ता में उचित हिस्सेदारी की मांग उठाई गई कि भैया नहीं, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान का भी रिप्रेजेंटेशन हो। यही ना हो कि वेस्ट पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अपनी चीजें हमारे ऊपर ऐसे ही थोपता रहे। बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में होता है जब 1971 वॉर का एंड होता है, 1971 के युद्ध का एंड होता है, तो बांग्लादेश एक नई देश, एक नया राष्ट्र बन के उभरता है। और इसके मेन लीडर कौन होते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के विरुद्ध जन संघर्ष का नेतृत्व किया, यानी लीडर बन गए, और पूर्वी क्षेत्र की स्वतंत्रता की मांग की कि भैया हमें तो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग, ये याद रखना कि आवामी लीग कौन है, कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों, पूर्वी पाकिस्तान जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटें जीत ली और पूरे पाकिस्तान के लिए संविधान सभा में बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सभा ही नहीं बुलाई कि भैया हम नहीं बुला रहे, हम कन्वीन ही नहीं कर रहे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा बुलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद शेख रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। याया खान के शासनकाल में जन आंदोलन को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, के लिए हजारों लोगों को मार डाला। भारत की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो, कि भैया जान बचानी तो भागो, भारत आने लगे। जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई और इससे भारत के लिए शरणार्थी समस्या खड़ी हुई कि इतने ज्यादा लोग आ गए कि भैया इंडिया पे भी तो प्रेशर पड़ रहा है, कितने लोगों को हम संभालेंगे, वैसे ही अपने देश में ज्यादा जनसंख्या है। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने उनकी स्वतंत्रता के लिए भारतीय सरकार द्वारा आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की गई, कि यानी बांग्लादेश को बोला गया कि चलो हम आपको पैसा दे रहे हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहे हैं, आप लड़ो, अपनी फाइट करो। इसी के चलते दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया। भैया पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो छोड़ रहे हैं भैया। तभी बन गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गठित हुआ। अब जब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, उसके बाद वहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी आ रहे हैं कि भैया शेख मुजीबुर रहमान बन गए वहाँ पे प्रेसिडेंट, और उन्होंने क्या करा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी कि एक ही पार्टी रहेगी, सिर्फ सिर्फ कौन सी, आवामी लीग, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यानी राष्ट्रपति शासक वाली प्रणाली की तरफ फोकस कर दिया, जहाँ पे एक ही बंदे के हाथ में ज्यादा शक्ति आ जाती है। बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्षता कि किसी एक धर्म की वो नहीं करेगा, लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन करके संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली में परिवर्तन किया। इसके तहत उन्होंने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया, जिससे देश में संघर्ष और तनाव बढ़ गया। फिर से वही बात आ गई कि भैया जिस चीज से हम बच के आए थे, जो पाकिस्तान कर रहा था, आप जब पावर में आए तो आप भी वही करने लगे, तो पब्लिक फिर वहां पे ही बढ़ गई। 1975 में सैन्य विद्रोह में शेख की हत्या कर दी गई, यानी उनका असैसिनेशन हो गया, और जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी का गठन किया। अब जिया उर रहमान ने 1979 के चुनाव में 1979 के चुनाव जीता, और उनकी भी हत्या कर दी, उन्हें भी असैसिनेट कर दिया। कब हुई उनकी हत्या, 1981 में। इसके बाद कौन आ गए वहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद आ गए, के नेतृत्व में सेना ने सत्ता संभाली। बांग्लादेश की जनता ने लोकतंत्र की मांग के लिए आवाज उठाई। भैया एच एम इरशाद फिर से वही मिलिट्री रोल आ गए, तो अगर नहीं भैया अब जनता कह रही है हमको तो चाहिए आजादी, तो लोकतंत्र की मांग के लिए आवाज उठाई। इरशाद ने सीमित स्तर पर कुछ राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी। 1990 में जन विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा, और 1991 के चुनाव के बाद से बांग्लादेश में प्रतिनिधि लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा है। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की अपनी अलग ही समस्या है कि भैया यहाँ पे तो राजतंत्र है, राजा बैठा हुआ है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, नेपाल एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि जब राजा की शक्तियों पे संविधान के थ्रू रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, कंट्रोल कर लिया जाएगा, भैया आप राजा अपनी मनमर्जी की नहीं करेंगे, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर संवैधानिक राजतंत्र। नेपाल की जनता और राजनीतिक दल अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते हैं। अधिक खुली मतलब जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, कि भैया एट द एंड जो कानून बन रहे हैं वो जनता के लिए तो बन रहे हैं, तो जनता से पूछा जाना, उनकी राय जानना भी तो जरूरी है।
नेपाल के राजा ने सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और सेना की मदद से लोकतंत्र के विस्तार को सीमित रखा कि जो भैया मांग कर रहा है ले डंडा, उस पर चल रहा है डंडा। राजनीतिक दलों ने समय समय पर आर्थिक पारदर्शी और जवाबदेही सरकार की मांगे, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसी सरकार बनाओ जहाँ पे कुछ तो जवाबदेही हो, वो जो काम कर रहे हैं उसका जवाब तो दे जनता को। पर नहीं। मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के कारण 1990 में राजा ने क्या करा, नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर ली कि चलो भैया अब इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ज्यादा दंगा वंगा मत करो, बना लो संविधान बना लो। हालांकि लोकतांत्रिक सरकार का कार्यकाल बहुत छोटा था और समस्याओं से भरा रहा, वो आपस में भिड़ जा रहे हैं, तो राजा कह रहा बंद करो ये सब, सारा वापस से वही सिस्टम आ जाएगा। नेपाल में माओवादी, माओवादी कौन होते हैं कि जो आर्म रिवेलियन करेंगे, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको एक साथ लेके आते हैं कि भैया ये तो जो सरकार राजा है तो एलीट है, अमीर लोग हैं, इनको अगर हराना है तो हमें खून तो बहाना पड़ेगा, गोली तो चलानी पड़ेगी। तो नेपाल के माओवादी 1990 के दशक में नेपाल के कई हिस्सों में अपना प्रभाव फैलाने में सफल रहे। वे राजा और सत्ताधारी अभिजात वर्ग कौन होता है कि समाज के जो रिच सेक्शन है के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, यानी अब आर्म रिबेलियन हो रहा है, गन आ गई हाथ में, विद्रोह में विश्वास रखते थे। इसके परिणाम स्वरूप माओवादियों ने गुरिल्ला, गुरिल्ला अटैक क्या होता है कि छुप के एकदम से अटैक कर देना, कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं है, सामने वाले को पता भी नहीं कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, तो उसको कहते हैं गुरिल्ला अटैक। गुरिल्ला गुरिल्लाओं और राजा के सशस्त्र बलों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, कभी कभी राजतंत्रवादी ताकतों, लोकतंत्रवादियों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था कि भाई एक त्रिकोण बन गया, सबसे ऊपर कौन बैठा है, यहाँ बैठा है राजा, इधर कौन आ गए, इधर ही लोकतंत्र वाले आ गए, और यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे माओवाद लोग आ गए, तो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नेपाल में। राजा ने 2002 में सरकार बर्खास्त कर दी, जब इसे बंदी कर दो तो ड्रामे करवा रही है। संसद को भंग कर दिया, इस प्रकार नेपाल में मौजूदा सीमित लोकतंत्र का भी अंत हो गया। पर फिर से अप्रैल 2006 में फिर प्रोटेस्ट हो जाते हैं, इस बार इतने अच्छे और बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं कि राजा भैया समर्पण ही कर देता है कि छोड़ दो अब लोकतंत्री बन जाओ। अप्रैल 2004 में देशव्यापी, देशव्यापी मतलब जो पूरे देश में हुआ, देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन देखने को मिला। लोकतंत्र समर्थक ताकतों ने राजा को अप्रैल 2002 में भंग की गई प्रतिनिधि सभा, यानी जो पार्लियामेंट को भंग किया था, उसको बहाल करने के लिए बाध्य करके अपनी पहली जीत हासिल की। और 2008 में क्या होता है, 2008 में राजशाही को ही समाप्त कर दिया कि राजा पाजा पेनेस, और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल ने 2015 में एक नया संविधान भी अपनाया। अब आता है श्रीलंका। अब श्रीलंका की अपनी समस्या, यहाँ पे जातीय संघर्ष चल रहा है श्रीलंका में। वहाँ की ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो है श्रृंखला कम्युनिटी, उनका किसके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो इंडियन तमिलियंस हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो श्रीलंका में 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से इसने अपना लोकतंत्र बरकरार रखा है कि वहाँ कोई तानाशाही वानाशाही सेना वेना नहीं आई है, पर वहाँ पे अलग कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई दूसरी चीज को लेके। लेकिन इसे एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा, जो न तो सैन्य शक्ति थी और न ही राजशाही, बल्कि जातीय संघर्ष के रूप में उत्पन्न हुई, जिसके कारण एक क्षेत्र को अलग करने की मांग। जाफना एक एरिया है, तो इंडियन तमिल से बोला कि जाफना को अलग ही कंट्री बना दो, तमिल एलम बना दो। एलम एक तमिलियन वर्ड है जिसका मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा। स्वतंत्रता से पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते थे, सिलोन बोलते थे। और यहाँ बहुसंख्यक सिल्ली समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली ताकतें थी, यानी मेनली सिल्ली कम्युनिटीज रहती थी, तो उन्हीं के बारे में चीजें चलती थी। तमिल वे लोग थे जो भारत से श्रीलंका आकर बस गए। सिल्ली राष्ट्रवादियों के अनुसार श्रीलंका को तमिलों का कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, ना उन्हें कोई जमीन देनी रहने के लिए, ना कोई छूट वूट देने, कुछ नहीं देना भैया, कि जहाँ से आए वहीं चले जाओ, ऐसा सिल्ली कम्युनिटी बोल रही है। और इसी बात को लेकर वहाँ क्या हो रही है, फाइट हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं दोनों। देना चाहिए क्योंकि यह राज्य केवल सिन्लो का है, यानी सिंधी कम्युनिटी जो है सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है श्रीलंका की गवर्नमेंट। तमिलों की चिंता और हितों की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि भैया वो कहना हमारी बात को सुन रहे, तो उग्रवादी हो गए, यानी उन्होंने भी आर्म रिबेलियन चालू कर दिया। उग्रवादी तमिल राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, LTTE का एक मैन्युफैक्चर होता है, और मतलब ये बनाते हैं ग्रुप और इससे वो फाइट करते हैं, फिर गुरिल्ला एक्ट करते हैं वो भी। 1983 से ही तमिल के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हुआ। एट द एंड 2009 में LTTE क्या होता है, LTT की हार के साथ सशस्त्र विद्रोह का अंत हो जाता है। अगर आपको इस वाले श्रीलंका वाले इस पे जानना है, तो एक मूवी है मद्रास कैफे, जॉन अब्राहम की, अगर वो देखेंगे तो उससे है तो बेसिकली वो राजीव गांधी के असैसिनेशन को लेके, राजीव गांधी की असैसिनेशन वाली स्टोरी भी इसी चीज़ से लिंक है। तो पेपरों के बाद जब आपको एग्जाम के बाद टाइम मिले तो आप वो देख सकते हैं। एंड में क्या है, ये एक टाइम लाइन है, तो टाइम लाइन को थोड़ा याद रखना है। 1947 को याद रखना है कि भैया पाकिस्तान और इंडिया हो गए, 1948 में श्रीलंका को हो गई है। 1960 में क्या होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु नदी समझौता होता है, इंडस रिवर ट्रीटी होती है, इंडस ट्रीटी होती है। 1971 में क्या हो रहा है, भारत पाक युद्ध हो रहा है। 62 में चाइना के साथ हो रहा है। 65 में फिर से पाकिस्तान के साथ हो जा रहा है। और एक बार याद रखना कि फरवरी 2004 में क्या हुआ कि 12वें दाक्षिक सम्मेलन, दाक्षिक मतलब सार्क को बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उसको हिंदी में दाशिक बोलते हैं। तो इसका 12वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, 12वां सम्मेलन होता है इसका जिसमें साफ्टा साइन हुआ था, यानी मुक्त व्यापार संधि, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है इधर इस्लामाबाद में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 12वें दार्शिक सम्मेलन में साफ्टा साइन होता है, ये MCQ में आता है कई बार। और नवंबर 2014 में क्या हुआ कि 8वां सम्मेलन हुआ सार्क का, और ये कहाँ पे होता है, नेपाल पे।
तो स्टूडेंट ये छोटा चैप्टर था, ये कवर हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक होता है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और एक दो बार इसको रीड कर लें, क्योंकि जब फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर याद करना और रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए।